हेलो दोस्तों, क्लास 12th आईपी में आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 1 को लेकर के। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों अपने पास पाइथन पांडास 1। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे पांडास 1 को लेकर के, यानी कि पांडास के बेसिक डेटा स्ट्रक्चर को लेकर के, जिसमें हम बात करेंगे सीरीज और डेटा फ्रेम को लेकर के। डेटा फ्रेम जो है यहाँ हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे, लेकिन उसके कुछ और कंटेंट है जो हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं आखिर पांडास है क्या। पांडास बेसिकली आपके पास एक लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी क्या होती है? जिसके अंदर बहुत सारे अपने पास मॉड्यूल्स होते हैं और वो मॉड्यूल के अंदर अपने पास बहुत सारे फंक्शंस। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप या तो पूरा कोड खुद लिखें या नहीं तो रेडीमेड कोड आपको अवेलेबल होते हैं। अब जैसे क्लास 11th में हम लोग कुछ बेसिक्स देख के आए हैं, जिसमें हमने बात करी है कि पाइथन के अंदर लूप क्या है, कंडीशंस क्या है, या फिर हमने कुछ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर देखा है। हमने देखा है स्ट्रिंग क्या है, लिस्ट क्या है, टपल क्या है, डिक्शनरी क्या है। ऐसी कुछ बेसिक चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 11th में, और 12th क्लास में उन्हीं सब चीजों को यूज करके थोड़ा एडवांस चीज देखने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 में हम बात करेंगे यहाँ पर पांडास को लेकर के, जबकि 3 और 4 में हम बात करेंगे यहाँ पर मैटप्लॉटलिब को लेकर के और साथ साथ में सीएसवी को लेकर के। तो ये 4 चैप्टर जो है वो दोस्तों मिल करके आपको देते हैं 25 मार्क्स बोर्ड के एग्जाम में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एजेंडा को लेकर के कि आखिर हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एक तो इंट्रोडक्शन को लेकर के, देन हम बात करेंगे डेटा फ्रेम और जो सीरीज है उसमें डिफरेंस क्या होता है। इसी तरीके से पांडास ही हम लोग क्यों यूज करते हैं, पांडास है क्या, आखिर ये सारी बातें हम लोग करेंगे। फिर हम बात करेंगे पांडास के जो 2 डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक है हमारे पास सीरीज और दूसरा है हमारे पास डेटा फ्रेम। तो पहले बात करेंगे सीरीज क्या होता है, कैसे हम सीरीज को क्रिएट करते हैं, सीरीज पर और कौन कौन से एडिशनल फंक्शंस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी टाइप से अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस देखेंगे, जिसमें हम मॉडिफाई करके देखेंगे अपनी सीरीज को, साथ साथ में रीनेम करेंगे, हेड एंड टेल फंक्शंस को यूज करेंगे, वेक्टर ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशंस देखेंगे, हम लोग डेटा को फिल्टर करके देखेंगे, साथ साथ में सॉर्टिंग करेंगे, री इंडेक्सिंग करेंगे, ड्रॉपिंग करके देखने वाले हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर सीरीज और लिस्ट में क्या डिफरेंस है, इसी तरीके से सीरीज और डिक्शनरी के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, और ऐसे हम बात करेंगे सीरीज और 1D जो नंपाई एरे है उसमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर अपना जो सेकंड टॉपिक है वो है डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे उसको क्रिएट करेंगे, कैसे हम उसको डिस्प्ले करेंगे, डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट क्या है, डेटा फ्रेम और सीरीज में डिफरेंस क्या है, डेटा फ्रेम और 2D ND एरे में क्या डिफरेंस है, और कैसे हम लोग ये जो डेटा फ्रेम बनाते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे, हमारे डेटा फ्रेम के अंदर से डेटा को हम कैसे लेने वाले हैं। ये सारे टॉपिक हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन को लेकर कि जो पांडास है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो जो पांडास है उसकी फुल फॉर्म है अपने पास पैनल डेटा सिस्टम। ये आखिर है क्या दोस्तों? ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा यूज होने वाला एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी। कहने का मतलब है एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसे कह सकते हैं लाइब्रेरी है जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ करते हैं दोस्तों? तो डेटा को एनालिसिस करने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। तो डेटा मैनिपुलेशन और डेटा एनालिसिस के लिए हम लोग यहाँ पर पाइथन की एक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं जिसका नाम है पांडास। तो चैप्टर नंबर 1 में हम बात करेंगे और 2 में हम बात करेंगे पांडास को लेकर के, 3 में हम बात करेंगे मैटप्लॉटलिब को लेकर के, और 4 में फिर हम सीएसवी देखेंगे। और सीएसवी अपने आप में पांडास का ही एक पार्ट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो पांडास को डेवलप किसने किया, तो पांडास को बनाया है दोस्तों जिसका नाम है वेस मैकिनी। इन्होंने बनाया है 2008 में। अब यहाँ अगर हम बात करें कि एनालिसिस क्या होता है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस इमेज में आपको समझ में आएगा कि अलग अलग टाइप का डेटा है जिसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। और डेटा एनालिसिस करने के लिए हमारे पास डेटा टेबुलर फॉर्म में भी हो सकता है और हमारा डेटा कुछ ग्राफ में हो सकता है, जैसे कि पाई चार्ट में हो गया, या कॉलम चार्ट में हो गया, या फिर लाइन चार्ट में हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं आखिर लाइब्रेरी होती क्या। तो दोस्तों लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड। बेसिकली लाइब्रेरी क्या होती है? जिसमें पहले से कुछ कोड लिखे हैं। जैसे कि अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो दोस्तों वेबसाइट से रिलेटेड जो कोड है, यानी कि उससे रिलेटेड जो फंक्शंस है वो किसी फाइल में लिखे हो सकते हैं। अगर आपको वेब से रिलेटेड काम है तो आपको इस फाइल को पहले अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर आप चाहें तो आप टर्टल यूज कर सकते हैं। टर्टल शायद आपने कभी नाम सुना होगा। ऐसे ही हम लोग टिकेंटर को यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम गेम्स बनाना चाहते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर कुछ और काम लाइक हैकिंग वगैरह कुछ भी अगर आप करना चाहें तो उसके लिए हम लोग अलग अलग टाइप की लाइब्रेरी को यूज करते हैं। और ये लाइब्रेरी कॉमन नहीं है, मतलब थर्ड पार्टी है, तो इसको बाद में आपको कभी यूज करना हो तो आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं आखिर है क्या लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड,
ठीक है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं कॉमन टास्क को करने के लिए, जबकि आपको उसके इंटरनल फंक्शंस को सीधे सीधे यूज़ करना, बैकग्राउंड का कोड आपको पूरा लिखने की ज़रूरत यहाँ नहीं होती है। लाइब्रेरी जो है उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स और पैकेज होते हैं। बेसिकली अगर मैं आपसे कहूँ तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो ये एक लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी के अंदर से और भी बहुत सारी फाइल्स हो सकती है, ठीक है, यानी कि एक टाइप का फोल्डर, और फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स आपके पास हो सकती है। और इन फाइल्स के अंदर दोस्तों अलग अलग काम के लिए अलग अलग यहाँ पर कोड लिखे गए हैं। तो यहाँ पर लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी कंटेन मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस दैट प्रोवाइड स्पेसिफिक फंक्शनलिटीज सच एज मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना चाहते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, फाइल को हैंडल करना चाहते हैं, वेब डेवलप करना चाहते हैं, मशीन लर्निंग करना चाहते हैं, और भी कुछ अगर आप काम करना चाहें तो उससे रिलेटेड आपके पास कुछ लाइब्रेरीज अवेलेबल है। जो काम करना है उसको आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि अभी हम लोग आगे भी देखेंगे, जब भी आप कोई लाइब्रेरी को यूज करते हैं तो दोस्तों एक तो ये कि आपको इंटरनेट से इसको डाउनलोड करना पड़ता है। तो डाउनलोड करने के लिए हम लोग यहाँ यूज करते हैं पिप, ठीक है, पिप इंस्टॉल और फिर उसका नाम तो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। अब जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, मतलब डाउनलोड के बाद इंस्टॉल भी कर लेंगे, तो दोस्तों ये फाइल तो आपके कंप्यूटर में आ गई। अब ऐसे आप बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोग्राम बनाओगे, तो अगर उस प्रोग्राम में आपको पांडास की जरूरत है या किसी भी लाइब्रेरी की जरूरत है तो फिर आपको यहाँ जाके लिखना पड़ेगा इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अगर आप लिखते हैं तो ही दोस्तों आप यहाँ पर पांडास को यूज कर पाएंगे। मतलब आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पांडास का नाम बताना पड़ेगा, उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और ये तभी हो पाएगा जब आपके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल होगा। तो मैंने लिखा है इंपोर्ट पांडास एज पीडी। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें लाइब्रेरी के कुछ की पॉइंट्स को लेकर के, तो हम यहाँ पर बात करे थे, अभी मैंने आपसे कहा था मॉड्यूल और पैकेजेस आपके पास होते हैं। लाइब्रेरी क्या है? कंटेंट कह सकता है कि मॉड्यूल्स और पैकेजेस। तो मॉड्यूल और पैकेजेस है क्या? अ लाइब्रेरी में कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल मॉड्यूल्स, बहुत सारे आपके पास प्रोग्राम्स हो सकते हैं, कोड हो सकते हैं, जो सिंगल फाइल में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कह सकते हैं मॉड्यूल्स क्या? सिंगल फाइल ऑफ कोड है। एंड पैकेजेस, पैकेजेस क्या हो गया? एक टाइप की डायरेक्टरी होगी जिसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स या सब पैकेजेस, बेसिकली एक टाइप का फोल्डर कह सकते हैं, उसमें खूब सारी फाइल्स आपके पास हो सकती है। ऐसे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है आपके पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, यानी कि अगर मैं यहाँ पर पाइथन को इंस्टॉल करता हूँ तो पाइथन को इंस्टॉल करने के साथ मुझे बहुत सारी और लाइब्रेरी डिफॉल्ट मिलती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आइडियली को डाउनलोड करता हूँ तो उसमें मुझे बहुत सारे सॉफ्टवेयर से कह सकते हैं बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल सकती है। तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या होगी, तो कह सकते हैं पाइथन कम्स विद अ रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। बहुत सारी हो सकती है विच इंक्लूड्स मॉड्यूल्स फॉर कह सकते हैं परफॉर्मिंग वेरियस टास्क सच एज इनपुट आउटपुट। फाइल को इनपुट आउटपुट करना चाहते हैं, सिस्टम कॉल करना चाहते हैं, डेटा को सीरियलाइज करना चाह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे काम के लिए आपके पास पहले से ही कुछ लाइब्रेरीज अवेलेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ओएस लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं, सिस्को कर सकते हैं, मैथ को कर सकते हैं, डेट एंड टाइम को कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमें पहले से ही अवेलेबल होती है। अगर कोई काम आपको करना है जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में नहीं है तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। वो क्या हो गई? तो बिसाइड्स द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज अवेलेबल फॉर पाइथन। तो पाइथन के लिए बहुत सारी लाइब्रेरी आपके पास अवेलेबल है दैट यू कैन इंस्टॉल यूजिंग पैकेज मैनेजर लाइक पिप। आप इसको पिप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको भी आगे बताता हूँ, ये आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। फिर हम बात करेंगे एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल देखें तो क्या हम लोग नंपाई को यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 1 और 2 में है। वैसे हमारे कोर्स में दोस्तों नंपाई नहीं है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स आप देखेंगे उसमें नंपाई है। तो अगर आपको नंपाई आता भी है तो चलेगा, नहीं आता है तो भी चलेगा, क्योंकि एग्जाम में एक भी कोड आपके नंपाई को लेकर के नहीं आने वाला है, क्योंकि आउट ऑफ कोर्स है। और बाय द वे आ भी गया तो फिर आपको बोनस मार्किंग हो जाती है। तो आप नंपाई यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसी टाइप से आप पांडास को यूज कर सकते हैं। तो नंपाई किसके लिए काम आता है? न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए। पांडास किसके लिए काम आता है? डेटा मैनिपुलेशन के लिए। रिक्वेस्ट किसके लिए काम आता है? एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। मैटप्लॉटलिब किसके लिए काम आएगा? डेटा विजुलाइज करने के लिए, जो कि चैप्टर नंबर 3 में हमारे कोर्स में भी है। फिर बात आती है इंस्टॉलेशन को लेकर के। तो जो भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि आप यहाँ पर पांडास नंपाई को लेकर के बात करें, तो दोस्तों यहाँ पर इसको इंस्टॉल हम लोग कैसे करेंगे ये जानना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे? इंस्टॉल यूजिंग पिप। पिप के थ्रू आप इसको यहाँ इंस्टॉल करते हैं। देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जाना है CMD पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे आप जाए, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर में दोस्तों इंटरनेट कनेक्ट है तो आप यहाँ पर जाके क्या लिख देंगे? पिप इंस्टॉल, ठीक है, पिप इंस्टॉल। और उसके बाद जो भी, जैसे अगर आप पांडास करना चाहें तो आप लिख सकते हैं पांडास, बस इतना सा आपको लिख देना है, एंटर दबा देना है। अगर दोस्तों इंटरनेट कनेक्ट है तो आपके यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिलहाल मेरे कंप्यूटर में जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है कि ऑलरेडी सेटिस्फाइड है हमारे पास, हमने पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा है।
अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड नहीं है तो फिर ये इसको डाउनलोड करेगा और उसके साथ साथ इसको इंस्टॉल भी कर चुका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं आपको आगे और बता दूं, अगर आप चाहते हैं तो पिप इंस्टॉल और आप लिख सकते हैं मैटप्लॉटलिब। आप जानते हैं दोस्तों matplotlib.pyplot हम यूज करेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, तो आप अगर उसको भी चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, उसको भी आप यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। ये भी मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी अवेलेबल है, अदरवाइज ये डाउनलोड होकर के इंस्टॉल हो चुका हो। तो बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है, बस आपको पिप लिखना है, उसके बाद इंस्टॉल लिखना है और उसके बाद उस लाइब्रेरी का नाम लिख दीजिए जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो नेट से ऑटोमेटिक उसकी लोकेशन पे जाकर के उसकी फाइल को ये डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल भी कर देगा और फिर आप सीधे यूज कर सकते हैं। अब यूज करने के लिए आपको क्या करना था, मैंने आपको बताया था। आप क्या लिखते हैं यहाँ पर इम्पोर्ट देन पांडास एस पीडी। पीडी इसलिए क्योंकि आपको बार बार पांडास लिख करके उसके फंक्शंस को यूज नहीं करना पड़ेगा। फिर हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर के इंट्रोडक्शन के अंदर कि जो हमारे पास पांडास है वो बेसिकली हमको 3 अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर देता है, जिसमें हम मेन बात करते हैं 2 को लेकर के। फर्स्ट है आपके पास सीरीज, दूसरा है डेटा फ्रेम, जबकि एक और होता है हमारे पास पैनल। ठीक है, इस पैनल को हम लोग हमारे कोर्स में भी नहीं देख रहे हैं, यानी कि हमारे सिलेबस में भी नहीं, और ज़्यादातर इसको यूज़ किया ही नहीं जाता है। तो ज़्यादातर यूज़ क्या होता है आपके पास, या तो सीरीज या फिर डेटा फ्रेम। अब सीरीज और डेटा फ्रेम है क्या, पहले हम एक बार इसको थोड़ा प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसको आगे और बताता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ अपना पाइथन शुरू कर लेता हूँ, एक नई फाइल पे चले जाता हूँ, Ctrl+N किया और दोस्तों इस फाइल को सेव कर लेता हूँ कुछ भी नाम से, लाइक मैं इसको एक बार डेमो नाम से ही यहाँ सेव कर लेता हूँ। तो ये मेरी फाइल सेव हो गई। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको जाके लिखना है इम्पोर्ट पांडास एस पीडी, ये आप लिख देंगे। अब पीडी लिखने से ये होता है कि आप पांडास की जो फंक्शंस है उसको जब यूज करोगे तो बार बार पांडास डॉट आपको नहीं लिखना पड़ेगा। एक फंक्शन है दोस्तों जिसका नाम है सीरीज। ठीक है, तो मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ, किसका है तो पीडी का। आप या तो पीडी लिखेंगे ऊपर तो यहाँ पीडी लिखना पड़ेगा, आप अगर ऊपर केवल पी लिखेंगे तो दोस्तों नीचे भी पी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आप जो भी लिखते हैं पी, पीडी या और भी कुछ, तो वो आपको यहाँ लिखना पड़ता है। तो मैं लिख दूँगा पीडी डॉट सीरीज। ठीक है, पीडी डॉट सीरीज फंक्शन के अंदर आपको पास करनी पड़ती है एक सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस आप यहाँ पास कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ एक लिस्ट बना करके पास कर रहा हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऊपर कोई वेरिएबल भी बना सकते हैं। अब देखिए मैं लिख देता हूँ इसमें 8 9 7 4 5 6 12 18 कोई भी वैल्यू आप लिख दीजिए। अब ये क्या है कि इसने यानी कि पीडी डॉट सीरीज फंक्शन ने इन सभी वैल्यूज की बेस पर एक सीरीज बना दी है। अब सीरीज हम लोग स्टोर करना चाहते हैं तो मैं लिख देता हूँ obj1 इक्वल्स टू, कोई भी वेरिएबल का आप नाम ले सकते हैं, obj1 इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज। ठीक है, और ये जो सीरीज आपकी बन गई है दोस्तों, आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर दे और आप उसका जो भी नाम लिख रहे हैं, जैसे मैं नाम लिख देता हूँ obj1, आप इसको सेव करें और सेव कर लेने के बाद आप F5 करेंगे, आपका कोड रन हो जाएगा। आप देखेंगे आपने जो भी सीरीज बनाई है वो आपके सामने आ चुकी है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये हमारे पास 1D होता है। 1D का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर आप एक ही कॉलम आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो भी कॉलम है, सपोज ये आपके पास में किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स है या फिर उनकी एज है या सैलरी है या कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी एक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर कॉमन रख सकते हैं, एक टाइप का कॉलम हो गया। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसके क्या होते हैं हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स। तो इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होते हैं और वो जहाँ तक भी आप लेकर के जाना चाहें, जितनी वैल्यू डालेंगे वो इंडेक्स बढ़ते जाएंगे। पहला इंडेक्स 0 होता है, बिल्कुल वैसी जैसे लिस्ट में, टपल में और आप स्ट्रिंग में भी देखते हैं। ठीक है, और ये जो आपने एक बेसिकली जो सीरीज बनाई है, ठीक है, तो ये अभी हमारी सीरीज बन गई है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसका इंडेक्स भी बदल सकते हैं। इंडेक्स बदलने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो मैंने डेटा लिखा है, ठीक है, इसको मैं एक बार यहाँ से कट कर देता हूँ, ऊपर जाके लिख देता हूँ डेटा नाम की वेरिएबल और इसमें ये पास कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जाके लिख देता हूँ डेटा। ये आई थिंक आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो डेटा है, इस डेटा को हमने किस में पास कर दिया है, सीरीज के अंदर। ये भी वापस वही सारा काम होगा, हम यहाँ पर देखेंगे फिर से हमारा वही आउटपुट आ रहा है, हमने यहाँ एक सीरीज बना दी है। साथ साथ में दोस्तों अगर हम चाहें तो इसमें इंडेक्स भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स। अभी बाय डिफॉल्ट जो हमारा इंडेक्स था वो क्या है, 0 1 2 3। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये थोड़ी सी वैल्यू हटा देता हूँ, या मैं ये 4 वैल्यूज रख देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं इंडेक्स अगर देखूँ, मैं इसको भी एक बार हटा देता हूँ, वापस से जाके लिख दूंगा। आप देखेंगे 4 वैल्यू आपके सामने है इस तरीके से, और इसका इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 4। इस तरीके से आपका आगे चलता जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो आप लिख सकते हैं इंडेक्स इक्वल्स टू, और इसके अंदर आप जाकर के कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे मैं जाके लिख देता हूँ ए, ठीक है, उसके बाद मैं लिखना चाहता हूँ बी, उसके बाद लिखना चाहता हूँ सी, उसके बाद लिखना चाहता हूँ डी। तो जितनी वैल्यूज हैं आपके पास, 4 वैल्यूज है तो 4 इंडेक्स आप लिखेंगे। अगर ज़्यादा कम आपने कर दिया तो फिर आपके सामने एरर आ जाएगी। तो आप देखेंगे कि इस बार यहाँ आपके पास 0 नहीं आके क्या हो गया, ABCD। इसमें आप कुछ भी मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। आप मार्च, अप्रैल, मई, जून कुछ भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं।
सपोज कि मेरे पास कुछ मंथ की मैंने कितनी कार बेची है। सपोज दोस्तों अप्रैल से शुरू करता हूँ, मैंने अप्रैल में 15, फिर 16, फिर 19, फिर 18, फिर मैंने यहाँ पर 41 कार ऐसे बेची है। तो इसके इंडेक्स में हम लोग यहाँ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसके लिए एक वेरिएबल भी बना सकते हैं। सपोज कि एक लिख देता हूँ IDX नाम की वेरिएबल। तो IDX इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम लोग वो सीक्वेंस पास कर देंगे जो भी आप देना चाहे इंडेक्स के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ सपोज कि अप्रैल, ठीक है। मैं जाके लिख देता हूँ अप्रैल हो जाएगा, उसके बाद में जाके लिख देता हूँ यहाँ पर मई हो जाएगा, उसके बाद जाके लिख देता हूँ सपोज कि जून हो जाएगा, और इसके बाद जाके लिख देता हूँ जुलाई, ठीक है। इस तरीके से मैं बेसिकली 4 ही ले लेता हूँ, तो इनको भी एक बार हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये 4 महीनों में मैंने जो सेल करी, कुछ कार बेची, तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं, एक में मैंने क्या लिख दिया डेटा, एक में लिख दिया मैंने इंडेक्स। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने IDX और डेटा पास किया, और वो जो भी आपने इंडेक्स पास किया उसके हिसाब से आपके पास यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने क्या आ गया, उसका एक इंडेक्स, ठीक है। तो इस तरीके से इंडेक्स है, और ये है आपका एक्चुअल में आपका डेटा। तो बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्या है, 1D है, 1 डायमेंशनल। अगर आप 2 डायमेंशनल बनाना चाहते हैं तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर डेटा फ्रेम, जैसे कि आप एक्सेल में काम करते हैं। देखिए मैं आपको इसको भी साथ साथ में दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं इसे पूरा हटा देता हूँ एक बार के लिए। अब मैं दूसरा बनाने वाला हूँ डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम का आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे मैं रख देता हूँ DF, ठीक है। जैसे OBJ1 रखा है ऐसे। फंक्शन का नाम है यहाँ पर आपके पास PD.डेटा फ्रेम, ठीक है। इसको ध्यान रखना, डेटा और फ्रेम, इसके अंदर D और F दोनों कैपिटल है। इसमें आप अपना कोई भी जो भी डेटा डालना चाहें डाल दीजिए, आपका डेटा फ्रेम बन जाएगा DF में, और आप उसको प्रिंट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब डेटा मेरे को अभी मेंशन करना है, ठीक है। अब 2D में हम लोग क्या डालेंगे, तो 2D के लिए हम लोग यहाँ पर कोई भी 2-4 कॉलम्स हम लोग ले सकते हैं, वो हम यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। तो सपोज कि मेरे पास यहाँ पर, अब देखिए अलग अलग तरीकों से हम डेटा फ्रेम बना सकते हैं। तो मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ डेटा, ठीक है, डेटा इक्वल्स टू, और मैं कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ, इसमें जाके लिख देता हूँ मैं सपोज कि नेम से पहले मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ रोल नंबर, ठीक है। ये एक रोल नंबर हो गया मेरे पास। इसी तरीके से रोल नंबर के अंदर भी अगर आप देखें तो हम लोग यहाँ पास कर देते हैं एक और लिस्ट, जिसके अंदर मैं सपोज 101, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ 101, 102, 103, ऐसे कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ, 3 स्टूडेंट्स के ले लेता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट अगर बात करें तो रोल नंबर के बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पर सपोज की नेम में मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ सपोज कि मैं लिख देता हूँ वंश, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्नेहा, और मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ वैभव, ठीक है। इस तरीके से मैंने 3 वैल्यूज इसमें भी मेंशन करने हैं। अब देखिए इसको भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्लोज, इसको एक तो मेरे को यहाँ स्टार्ट करना था इसको, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम इसके अंदर मार्क्स भी डाल सकते हैं, लाइक मैं लिख देता हूँ मार्क्स। तो मार्क्स को भी मुझे किस में लेना पड़ेगा, डबल कोट्स के अंदर, इस तरीके से। और जो भी मार्क्स मेरे पास है, सपोज कि फर्स्ट के मार्क्स 98, उसके बाद 97 और उसके बाद 94, ये इस तरीके से मैंने मेंशन कर दिया। तो ये जो डेटा है जिसने क्या बना दिया, आपके पास एक डिक्शनरी, और इस डिक्शनरी को हम यहाँ पर पास कर देते हैं। सिंपल सा काम किया दोस्तों, रन करके देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ आपके पास ये रोल नंबर भी आ गया, ये नेम भी आ गया, ये मार्क्स भी आ गए, सारी की सारी वैल्यूज भी आ गई। और आगे आप देखेंगे ये 0, 1, 2, 3 जो रो है हमारे पास, वो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, सेम वैसे ही जैसे हमने पहले भी देखा। अगर हम यहाँ पर ये नहीं करते तो दोस्तों यहाँ पर ये 0, 1, 2, ये यहाँ पर भी 0, 1, 2 यानी कि कॉलम्स दिखाता है, और रो में भी 0, 1, 2, 3 इस तरीके से आपको डिस्प्ले करता है। अब देखिए करने के तरीके आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर डेटा में ये मेंशन किया है। ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पर, ठीक है, जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं यहाँ पर कुछ डेटा ले लेता हूँ, जैसे कि ST1 स्टूडेंट 1 का डेटा ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पर ST2 स्टूडेंट 2 का डेटा लेना चाह रहा हूँ, स्टूडेंट 3 का डेटा लेना चाह रहा हूँ, सपोज मेरे पास है। और फिर आप डेटा इक्वल्स टू एक और लिस्ट बना सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं ST1, ठीक है। इसी टाइप से आप लिख सकते हैं ST2, और फिर आप लिख सकते हैं ST3। इस तरीके से आप स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 का डेटा पास कर सकते हैं। अब इसमें है क्या, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सपोज कि 101 किसी का रोल नंबर था, किसी का नाम है, सपोज कि मैं नाम लिख देता हूँ योगेश, ठीक है। और उसके जो मार्क्स थे वो सपोज 97। इसी तरीके से सेम इसमें भी 102, और फिर इसमें जाके मैं लिख देता हूँ सपोज कि किसी का नाम था तुषार, और उसके जो मार्क्स थे 96, और ऐसे ही 103 जिसके अंदर मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ नाम सपोज कि रोहित, और रोहित जो है उसके मार्क्स में ऐसे ही मेंशन कर देता हूँ। तो ये तीनों डेटा ST1, ST2, ST3 इसमें जा रहा है, और ये लिस्ट हम लोग वापस इस लिस्ट में डाल देंगे, ताकि क्या हो जाएगा, आपके पास 3 कॉलम आ जाएंगे डेटा में, और फिर वो डेटा आपने पास कर दिया डेटा फ्रेम में। तो इसको भी अगर आप रन करके देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ST1 जो है, ठीक है, इसका एक इशू और नॉट डिफाइंड, STR तो नहीं कह रहे, तो यार देखिए हमने क्या लिखा है ST1,
ठीक है, और इसमें आपके पास फिर से आ रहा है ST1। तो मैं इसको एक बार स्मॉल और कैपिटल का इशू तो नहीं है, बस ये देख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ अच्छा इसमें जाकर के मेरे को क्या करना था, एक छोटा सा काम, बस ये वाला। ठीक है, क्योंकि मेरे को असाइन करना था, मैं इसको सेव करके रन कर लेता हूँ। आप देखेंगे हमारा डेटा आ चुका है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपसे कहा था कि पहली वैल्यू आपके पास जो कॉलम है वो 0 देन 1 देन 2 ऐसे भी चलेगा और ऐसे भी चलेगा, रो और कॉलम दोनों ही 0 1 2 3 है। अगर आपको लगता है कि आपको उसके कॉलम्स को स्पेसिफाई करना है, तो जैसे आपने सीरीज के साथ किया था, सीरीज में आपने क्या लगाया था वहां पर इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, कॉलम्स। ठीक है, तो कॉलम्स इक्वल्स टू, और फिर आप यहाँ पर पास कर सकते हैं जो भी आपका डेटा होता है। जैसे कि मैं सबसे पहले डालना चाह रहा था रोल नंबर, ये मेरा पहले क्या है, रोल नंबर है। उसके बाद है मेरे पास नेम, और उसके बाद है मेरे पास मार्क्स। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आप रन करके देखेंगे तो अभी यहाँ पर जो 0 1 2 3 आता है उसके कॉलम्स आपने स्पेसिफाई कर दिए। अब दोस्तों ये सीरीज है या आपका जो डेटा फ्रेम है, इस पे हमको क्या काम करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पहले तो ये समझ में आ गया होगा सीरीज और डेटा फ्रेम आखिर होते क्या है। प्रैक्टिकली आपने थोड़ा देख लिया तो क्या है कि सारी चीजें आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। ये समझ में आ गया होगा सीरीज और डेटा फ्रेम क्या है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है हमको ये स्टार्टिंग में समझना क्या कि सीरीज है क्या, डेटा फ्रेम है क्या, फिर हम उसके ऊपर दूसरे काम करेंगे। तो सीरीज और डेटा फ्रेम क्या होता है दोस्तों, ये आप एक इमेज देख सकते हैं। इस इमेज के थ्रू मैंने बताया था कि हमारे पास जो डेटा होता है, जैसे कि जो भी 12 15 26 जो भी आपने लिखा है, इनके ऊपर हमारा एक इंडेक्स होता है, और इंडेक्स बाय डिफॉल्ट आपके पास न्यूमेरिक होता है। ठीक है, 0 1 2 3। आप चाहे तो लेबल चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आप कोई भी स्ट्रिंग आप पास करना चाहे कर सकते हैं। और जो हमारे पास में दोस्तों यहाँ पर डेटा फ्रेम होता है वो होता है 2D। बाय डिफॉल्ट आपके पास 0 1 2 3 होता है। मैंने आपको अभी कॉलम्स नाम के एट्रीब्यूट के साथ में चेंजेस करके भी दिखा देते हैं। हम इनको भी बदल सकते हैं दोस्तों, हम इनको भी बदल सकते हैं। कैसे बदलते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ, एक इंट्रोडक्शन चल रहा था अभी सिर्फ इसलिए। तो सीरीज और डेटा फ्रेम क्या है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सीरीज होती क्या है। तो दोस्तों सीरीज इज अ वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे। ठीक है, वन डायमेंशनल क्यों है, हमने अभी देखा था कि हमारे पास क्या होता है, केवल एक कॉलम होता है, एक सिंगल कॉलम है, तो वन डायमेंशनल है, 1D है हमारे पास। ठीक है, कैपेबल ऑफ होल्डिंग एनी टाइप्स डेटा, किसी भी टाइप का डेटा आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, फ्लोटिंग पॉइंट हो, कोई भी टाइप का डेटा हो, उसको ये स्टोर कर सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे ईच एलिमेंट इन अ सीरीज हैज एन एसोसिएट लेबल। इसका एक एसोसिएट लेबल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स। ठीक है, इट इज सिमिलर टू अ कॉलम इन एक्सेल। जैसे कॉलम आप देखते हो एक्सेल के अंदर, यहाँ हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से कुछ रो और कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये रो चल रही 0 1 2 3, और ये हमारा एक सिंगल कॉलम है जिसके ऊपर ए लिखा होता है। ठीक है, यहाँ हालांकि वो नंबर 1 2 3 से होता है, बट इसकी इंडेक्सिंग 0 से होती है। इसी तरीके से इसका एक एग्जांपल है, जैसे आप लिख सकते हैं इंपोर्ट पांडास एसपीडी, फिर आप इसके अंदर कोई भी एक सीक्वेंस पास कर सकते हैं और उसको आप प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से उसका आपको आउटपुट देखने को मिलता है, जो मैं आपको दिखा भी चुका था। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट है डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम क्या होता है, ये आपके पास 2 डायमेंशनल होता है। जैसे कि आपके पास नेम है, आपके पास क्लास है, इसी टाइप से अभी हमने देखा था यहाँ पर मार्क्स भी, तो अलग अलग टाइप के मार्क्स आप ले रहे थे। तो ये क्या हो गया, हमारे पास 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो डेटा फ्रेम इज अ 2 डायमेंशनल लेबल्ड डेटा स्ट्रक्चर विद कॉलम्स। इसमें अलग अलग कॉलम्स आपके पास होते हैं विच कैन बी डिफरेंट डेटा टाइप्स। इसमें आप अलग अलग डेटा टाइप ले सकते हैं, जैसे कि आपने इसमें स्ट्रिंग ले लिया, इसमें आपने न्यूमेरिक ले लिया, तो कोई और भी टाइप अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात करें, बिल्कुल आपको टेबल की तरह दिखाई देता है एक एक्सेल के अंदर। ठीक है, वेयर ईच कॉलम इज अ सीरीज, ये अपने आप में एक सीरीज है, ये भी अपने आप में एक सीरीज है। ऐसे हो सकता है आपने मार्क्स डाल रखे हो और भी कुछ है, तो सब अपने आप में एक सीरीज है। इट मीन्स ये कलेक्शन ऑफ सीरीज हो गया आपके पास। इसको कैसे बनाते हैं, तो हम देख सकते हैं डेटा जिसमें नेम लिखे हैं, सपोज स्नेहा, वंश, भव्या, और क्लास मेंशन कर दी 12 11 12, और ये डेटा फ्रेम नाम के फंक्शन में हमने ये वाला डेटा प्रोवाइड करा दिया है यहाँ पर। इससे आप देखेंगे, जैसे इसको प्रिंट करके देखेंगे, आपके सामने ऐसा एक आउटपुट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हमने इसको भी देख लिया, प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे पास में सीरीज और डेटा फ्रेम में डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों जान लेना हमारे लिए। सबसे पहले डायमेंशनली अगर बात करें तो ये 1D होता है सीरीज, जबकि ये हमारे पास क्या है, 2D होता है। इसी तरीके से स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सिंगल कॉलम है, ऑब्वियस है जब 1D है तो फिर ये भी आपके पास सिंगल कॉलम पे ही काम करेगा। तो सिंगल कॉलम ऑफ डेटा विद एन इंडेक्स, जबकि ये क्या है, मल्टीपल कॉलम्स पे काम करता है ऑफ डेटा। ठीक है, ईच विद द ओन लेबल एंड कॉमन इंडेक्सेस। तो इन सभी के कॉलम्स, उन सभी के लेबल्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। डेटा टाइप की बात करें तो कैन होल्ड डेटा ऑफ एनी टाइप, किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है इन अ सिंगल कॉलम, एक कॉलम के अंदर। जबकि ये क्या है कि मल्टीपल टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है। ऐसी अगर हम बात करें साइज को लेकर के,
तो ये कह सकते हैं रिप्रेजेंट्स अ सिंगल कॉलम। इसमें एक ही कॉलम आपके पास होता है लगभग। स्ट्रक्चर में भी वही देखेंगे, डायमेंशन में भी देखेंगे, साइज में भी वही देखेंगे कि आपके पास इसमें एक ही आपके पास में कॉलम होता है, जबकि रिप्रेजेंट्स अ टेबल विद रोज एंड कॉलम्स, इसमें आपके पास बहुत सारे कॉलम और बहुत सारी रोज हो सकती है डेटा फ्रेम में, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, आपके पास 2 डायमेंशनल है। इंडेक्स की बात करें तो आपके पास एक सिंगल इंडेक्स होता है इसके अंदर, एक सिंगल एक्सिस के ऊपर, जबकि यहाँ पर 2 एक्सिस होते हैं आपके पास, 0 1 2 3, जो आपने देखा भी था। ठीक है, तो रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों टाइप आपके पास होते हैं, तो रो इंडेक्स भी होता है और कॉलम लेबल्स भी होता है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है क्रिएशन। क्रिएशन कैसे होता है, इसमें लिखते हैं pd डॉट सीरीज, जबकि इसमें लिखते हैं हम लोग pd डॉट डेटा फ्रेम। इसी टाइप से अगर हम बात करें यूज केस को लेकर के, तो ये जो है वो एक सिंगल कॉलम के लिए और एक सिंगल वेरिएबल के लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, सुटेबल रहेगा। जबकि अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स या फिर मल्टीपल डेटा सेट्स है तो आप यूज़ कर सकते हैं डेटा फ्रेम को। एक सिंगल कॉलम है तो आप यहाँ सीरीज को यूज़ करेंगे, मल्टीपल कॉलम्स हैं तो फिर आप यहाँ पर डेटा फ्रेम को यूज़ करेंगे। एक्सेसिंग एलिमेंट को लेकर के बात करें तो यहाँ आप लिख सकते हैं जो भी सीरीज है और उसके बाद उसके ब्रैकेट में आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको डिस्प्ले करना है, ऐसे यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप ILOC यानी कि आप यहाँ पर इंटीजर लोकेशन बता सकते हैं या केवल लोकेशन बता सकते हैं। लोकेशन में आप कॉलम का नाम और रो का नंबर बता सकते हैं जो भी आपने रखा है लेबल, और यहाँ पर आप केवल उसकी वैल्यूज बता सकते हैं। एग्जाम्पल देखें तो pd डॉट सीरीज हो गया 1 2 3, और इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे A और B, यानी कि हम यहाँ पर डिक्शनरी को पास करके यहाँ पर अपना एक डेटा फ्रेम बना रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों लास्ट है अपने पास म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी में क्या हो जाएगा कि इसकी जो साइज है वो म्यूटेबल है। इसका मतलब है कि एक बार अगर आपने सीरीज बना दी जिसके अंदर आपने 3 एलिमेंट स्टोर कर दिए, ठीक है, अब बोला है साइज ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी चेंज। अगर आपने दोस्तों इसके अंदर 3 वैल्यू स्टोर कर दिया, आप चाहते हैं एक और इसके अंदर ऐड करना, नहीं कर सकते। अगर आप कर भी देते तो इससे क्या होगा कि ये एक्चुअल में एक्स नाम की सपोज की एक सीरीज थी, अब एक नई एक्स नाम की बनेगी और उसके अंदर वो 4 बनेंगे। इसका मतलब है इंटरनली वो इसको छोड़ करके एक नई वेरिएबल बनाएगा, एक नई सीरीज बनाएगा और फिर उसके अंदर वो डेटा स्टोर करेगा। तो लिखा है इफ यू वांट टू ऐड और ड्रॉप एन एलिमेंट इंटरनली अ न्यू सीरीज ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। जबकि यहाँ पर साइज म्यूटेबल है, साइज बदल सकते हैं। इम्यूटेबल जिसमें बदल नहीं सकते, जबकि म्यूटेबल मतलब क्या है, जिसमें आप बदल सकते। तो यहाँ पर आप ऐड ड्रॉप ये सब कुछ एग्जांपल्स जो है हम लोग इसको आगे देखने भी वाले हैं। ये क्लियर हो गया होगा सीरीज और डेटा फ्रेम आपके पास क्या होता है। इसी टाइप से दोस्तों हम बात कर लेते हैं वाई पांडास। पांडास ही क्यों हम लोग यूज करें, तो पांडास जो है वो वाइडली यूज होता है डेटा साइंस के अंदर डेटा एनालिसिस के लिए, बिकॉज इट ऑफर्स पावरफुल फ्लेक्सिबल एंड इजी टू यूज डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको यूज करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। कितना ईजी था सीरीज बनाना, कितना यहाँ पर ईजी था हमारे पास डेटा फ्रेम बनाना। तो बहुत सारे रीजंस है। पहले अगर रीजन की बात करें तो इफेक्टिव डेटा मैनिपुलेशन। आप यहाँ पर बहुत अच्छे से, यानी कि बहुत सारा अगर आपके पास डेटा है, एक लार्ज डेटा सेट को बहुत ईजी तरीके से एक इफेक्टिव वे में आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अनेबलिंग ऑपरेशन लाइक फिल्टरिंग, आप बहुत आसानी से फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, मर्जिंग कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक मैं आपको आगे प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं डेटा एनालिसिस करने के लिए और बहुत कॉमन काम है, तो इसको हम लोग आगे एक बार देखते हैं। फिर आपके पास है इसका डेटा स्ट्रक्चर। आप पाइथन के अंदर, पाइथन के पांडास में आप सीरीज भी बना सकते हो, और क्योंकि सीरीज 1D है और आप इसमें 2 डायमेंशनल यानी कि डेटा फ्रेम भी आप क्रिएट कर सकते हो। इसमें काम करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है। अगर एक कॉम्प्लेक्स डेटा भी है अगर आपके पास, तो भी उसमें काम करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। हैंडलिंग मिसिंग डेटा, अगर हमारे पास कुछ मिसिंग डेटा है, मिसिंग डेटा का मतलब क्या है कि सपोज एक कॉलम है, ठीक है, इस तरीके से इसका ये डेटा हमारे पास पड़ा है, ये डेटा है, लेकिन बीच का डेटा हमारे पास नहीं है, ऐसे यहाँ पर डेटा नहीं है और यहाँ डेटा है, तो ये मिसिंग डेटा है, इसका मतलब एम्प्टी डेटा है। तो एम्प्टी डेटा को कैसे आप मैनेज करेंगे, कैसे आप उसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, कैसे आप उसके अंदर वैल्यूज स्टोर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका मतलब रिमूव करना मिसिंग डेटा को, फिल करना मिसिंग डेटा को स्पेसिफाइड वैल्यूज के साथ, ये सारा काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है हमारे पास पांडास में। तो ये हम आगे देखेंगे, जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में ये सारी चीज़ें होने वाली है। इसी टाइप से हमारे पास इंटीग्रेशन विद अदर लाइब्रेरीज। आप पांडास को यूज़ करने के साथ साथ दोस्तों नंपाई को भी यूज़ कर सकते हैं, सीबॉन को यूज़ कर सकते हैं, मैटप्लॉटलिब को भी यूज़ कर सकते हैं। नंपाई जिसके थ्रू हम लोग न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन करते हैं, मैटप्लॉटलिब और साइबॉन के साथ हम लोग यहाँ पर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 भी है। ठीक है, तो मैं आपको उसको आगे बताता हूँ। इसी टाइप से फ्लेक्सिबल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं, आप यहाँ पर किसी भी टाइप के फॉर्मेट को अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये जो आपके पास में पांडास है वो डेटा को रीड और राइट कर सकता है वेरियस फॉर्मेट में से भी।
हमारा चैप्टर नंबर 4 है दोस्तों, उसमें हम बात करेंगे CSV को लेकर के, एक्सेल को लेकर के। ऐसे ही जेसन या SQL डेटाबेस से भी हम डेटा को ले सकते हैं, रीड और राइट कर सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ। आई होप दोस्तों सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो इस तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है यहाँ पर कि जो डेटा हमारा होता है, ठीक है, उसको बहुत ईजी से हम लोग रेंगल कर सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ उसको क्लीन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्लीन या रीशेप या ट्रांसफॉर्म करना है किसी डेटा को, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिसको मैं आपको आगे बताता हूँ। ग्रुपिंग और एग्रीगेशन कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास अगर एक डेटा फ्रेम में बहुत सारा डेटा, मान के चलता हूँ सैलरीज है कुछ, हमारे पास डेटा फ्रेम में एक कॉलम है सैलरी, उसमें बहुत सारे लोगों की सैलरी है, तो हम उस पर सम करना चाहते हैं, उसका एवरेज यानी कि मीन करना चाह रहे हैं, हम काउंट करना चाह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हम लोग अप्लाई करा सकते हैं और साथ में हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग हमारे चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग जो है वो ग्रुप कर सकते हैं, जैसे कि क्लास 9th का डेटा, क्लास 10th का डेटा, क्लास 11th का डेटा सेपरेट करके फिर उसके ऊपर अगर हम चाहें तो सम करना, जैसे कि आप कह सकते हैं कि सब टोटल जिस तरीके से होती है, तो वो सारे काम हम लोग कैसे, वो हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करते हैं। इसी टाइप से विजुअलाइजेशन सपोर्ट है, मैंने आपसे भी कहा भी था कि मैटप्लॉटलिब या सीबॉर्न को आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अलग अलग टाइप के प्लॉट या ग्राफ या चार्ट आप बना सकते हैं। तो ये हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली। आई होप दोस्तों सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी आपको। इसी तरीके से आज हम लोग एक बार इतना ही देख लेते हैं, इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आगे कुछ और भी कंटेंट है मेरे पास। तो आगे के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग सीरीज डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं, जो मैं थोड़ा सा बता चुका हूँ। इस पर बहुत सारे ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। इस टॉपिक को देखते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।